हेलो दोस्तों। स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो कल मैंने एक लेक्चर कवर किया था हिस्ट्री का, जिसमें हमने देखा था प्री हिस्ट्री एंड प्रोटो हिस्ट्री में डिफरेंस, और प्री हिस्ट्री क्या है, स्टोन एज पढ़ा था। वो सब कुछ पहले लेक्चर में स्टार्टिंग से कवर किया है। अगर आपने नहीं देखा तो वीडियो जाके देख लीजिएगा कंसेप्ट क्लियर करने के लिए। वो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। ये वीडियो जो है ये स्टार्ट हो रहा है अभी। आज जो हम लोग कल स्टोन एज में पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक, नियोलिथिक पढ़े थे, उसी का आज पैलियोलिथिक को कवर करेंगे। डिटेल्स में पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक और नियोलिथिक पढ़ेंगे। तो आज क्या क्या पढ़ेंगे वो हम देख लेते हैं। सम इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स ऑफ प्री हिस्ट्रिक पीरियड। तो यहाँ क्या होता है, जो ह्यूमन फॉसिल्स होता है, मतलब जो ह्यूमन कंकाल जिसे आप कहते हैं, वो कहाँ मिला था? सबसे पहले अफ्रीका के इथियोपिया में मिला था। ये जो प्री हिस्ट्री का पूरा पार्ट है, इन सब में ये सब चीज़ें हमें देखने को मिलेंगी। और ह्यूमन बॉडी जो होता है, मानव शरीर, और उसका जो ब्रेन, उसका जो विकास होता है, वो भी हमें देखने को मिलेगा। एग्रीकल्चर भी देखने को मिलेगा। एंड आपका जो डोमेस्टिकेशन है, मतलब पालना, जो सबसे पहले जानवर पाला गया था कुत्ता था, डॉग। तो डॉग और भी सारी चीज़ों को, मतलब और भी कुछ एनिमल्स थे जिनको पाला गया। डोमेस्टिकेशन, एग्रीकल्चर, ये सब चीज़ हम लोग देखेंगे। तो फिर भी जिनको पता नहीं उनके लिए मैं क्लियर कर दूँ। प्री हिस्ट्री का पार्ट पढ़ रहे हैं। ह्यूमन पास्ट में प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री एंड हिस्ट्री था। प्री हिस्ट्री में स्टोन एज था, मेटल एज था। स्टोन एज के अंदर था पैलियोलिथिक एज, वही आज हम लोग कवर कर रहे हैं। तो पैलियोलिथिक एज कब स्टार्ट हुआ था? हर एज का अपना एक अलग अलग टाइमिंग पीरियड है, सबका अलग है, थोड़ा ऊपर नीचे है। हर मतलब एकदम राइट पता नहीं, पर ऊपर नीचे जो भी है अंदाज़ा लगा सकते हैं। फिर भी मान के चलिए पैलियोलिथिक एज जो था 3.3 मिलियन ईयर्स अगो, इसका टाइमिंग पीरियड है 5000 बीसी से लेकर 10,000 बीसी तक। ठीक है, इस समय में पैलियोलिथिक एज का डेवलप हुआ था। पैलियोलिथिक एज मतलब आइस एज, जो हिम युग जिसको कहते हैं, जब चारों तरफ बर्फ़ था, तब ये एज डेवलप हुआ। और यहाँ के जो लोग थे वो लोग कैसे थे, वो लोग कहाँ रहते थे? वो लोग बेसिकली जो थे, जो गुफा होते हैं, जो केव्स होते हैं, पत्थर के बड़े बड़े चट्टान होते हैं, उनके अंदर ये लोग रहते थे। ये लोग क्या करते थे? ये लोग बेसिकली हंटिंग करते थे, मतलब जो शिकार होता है वो करते थे। ये लोग रहते थे गुफाओं के अंदर। और इनको ही, मतलब इनके टाइम से होमोसेपियंस जो है, अपर पैलियोलिथिक के टाइम से, मतलब एकदम लास्ट फेज से होमोसेपियंस दिखना शुरू हो गया था। मतलब इसी टाइम में आप कह सकते हो होमोसेपियंस दिखा था। और ये लोग जो थे, ये लोग बेसिकली इनको हंटिंग करना आता था, थोड़ा बहुत जो स्टोन का टूल होता है उनका यूज़ करना आता था, और जो मिल जाता था वही खा लेते थे। मतलब फूड गैदरिंग जो होता है वो करते थे ये लोग, और रहते थे गुफा के अंदर। तो हमने देखा कि जो पैलियोलिथिक एज है उसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है: लोअर पैलियोलिथिक, मिडिल पैलियोलिथिक एंड अपर पैलियोलिथिक। ठीक है, तो लोअर पैलियोलिथिक के बारे में जानते हैं। ये इस टाइम पे क्लाइमेट कैसा हुआ करता था? आइस एज चल रहा था, कोल्ड था, ठंडा था, बर्फ़ वाला एज था, तब चल रहा था। उस टाइम के लोग कहाँ रहते थे, कैसे रहते थे? उस टाइम के लोग जो है वो केव्स के अंदर, जो बोलते हैं गुफा, उसके अंदर रहते थे। पहाड़ों के मतलब पत्थर के जो चट्टान थे उसके अंदर अपना घर बनाते थे। वहाँ पे रहना उन्होंने स्टार्ट किया, तो वहीं रहते थे। अच्छा, ये जो लोअर पैलियोलिथिक एज है, इसका साइट्स हमें कहाँ देखने को मिलता है? इसका साइट्स हमें मिलता है मिर्ज़ापुर का जो बेलन रिवर है, वहाँ पे ऐसे रॉक शेल्टर्स, रॉक केव्स, ये सब एविडेंस मिले हैं। अच्छा, उसके बाद सोन रिवर वैली जो है, कश्मीर वैली, ये सब इवन इंडिया के ऑलमोस्ट सभी पार्ट्स में आपको लोअर पैलियोलिथिक एज दिख जाएगा, उसके साइट्स मिल जाएंगे। ठीक है, ये था लोअर पैलियोलिथिक एज। यहाँ के लोग क्या करते थे? बेसिकली यहाँ के लोग फूड गैदरर थे। फूड गैदरिंग मतलब खाना कलेक्ट करते थे, क्योंकि उनको सिर्फ शिकार आता था, वो भी पत्थर से। एग्रीकल्चर आता नहीं था, फायरिंग के बारे में कोई नॉलेज नहीं थी। पॉटरी मतलब जो मिट्टी का सामान, इन सब चीज़ों के बारे में तभी तक लोगों को कोई नॉलेज नहीं थी। तो बस वो लोग फूड गैदरर थे और हंटिंग करते थे। फूड गैदरिंग मतलब जो मिला उठा के वो खा लिए, ऐसा था।
अच्छा, जो भीमबेटका रॉक शेल्टर्स है, जो भीमबेटका रॉक शेल्टर्स है वो सबसे बेस्ट था मतलब लोअर पैलियोलिथिक एज के लोगों के लिए। वहाँ पे वो लोग सबसे ज़्यादा सेफ़ फील करते थे रहना, क्योंकि वहाँ जो है स्टोन, जो क्वार्टाइज स्टोन था वो इजीली अवेलेबल हो जाता था और वो स्टोन से शिकार बहुत अच्छा होता था। तो इसीलिए वो लोग वो जगह चूज़ करते थे, भीमबेटका रॉक शेल्टर, वहाँ पे वो लोग रहते थे। और सिर्फ लोअर पैलियोलिथिक नहीं, लोअर पैलियोलिथिक के साथ आप अपर मिडिल दोनों पैलियोलिथिक एज में देखोगे कि भीमबेटका रॉक शेल्टर वहाँ तब सबसे अच्छा माना जाता था। और सब जगह एविडेंस मिले लोअर पैलियोलिथिक का भी, अपर एंड मिडिल का भी, भीमबेटका रॉक शेल्टर में। ठीक है, क्योंकि वहाँ से जो फूड कलेक्ट करना, फिर जो पानी, ये सब बहुत इजीली अवेलेबल होता था वहाँ, तो इसीलिए उनको ज़्यादा सेफ जगह मानते थे। टूल्स कैसे होते थे लोअर पैलियोलिथिक लोगों के? टूल्स होते थे, वो लोग कैसा टूल्स यूज़ करते थे? सिर्फ स्टोन, वो भी अनफर्निश्ड, मतलब अनपॉलिश्ड, जैसा पत्थर मिला उसी को स्टोन, मतलब उसी को हथियार बना लेते थे। तो तब टूल्स में जो सिर्फ स्टोन था वो उतना डेवलप नहीं हुआ था लोअर पैलियोलिथिक एज में। बट हाँ, जिस टाइम इंडिया में लोअर पैलियोलिथिक एज चल रहा था और जिस टूल्स का यूज़ हो रहा था, सेम टूल्स अफ्रीका एंड यूरोप में उसी टाइम पे यूज़ हो रहा था, क्योंकि सेम एविडेंस लोअर पैलियोलिथिक टाइम के ही टूल्स का यूरोप एंड अफ्रीका में भी पाया गया है। तो इससे हमें ये समझ में आता है कि ऑल ओवर पूरा वर्ल्ड में तब सब एक ही तरह के टूल्स यूज़ कर रहे थे। मतलब जो डेवलपिंग प्रोसेस था वो हर जगह एक ही तरह, मतलब लगभग एक ही सेम था। तो ये था हमारा लोअर पैलियोलिथिक एज। पैलियोलिथिक के बाद अब हम देखेंगे मिडिल पैलियोलिथिक। लोअर और मिडिल में लगभग हर चीज़ सेम था। ठीक है, मिडिल पैलियोलिथिक में सिर्फ जो टूल्स थे, जो स्टोन टूल्स थे, वो थोड़े से डेवलप हुए थे। थोड़े से डेवलप मतलब स्टोन में कुछ एक तरफ से स्टोन को तोड़ दिया, फिर उससे कुछ शेप बनाए, इस तरह के जो आपका टूल्स बनता था उसमें थोड़ा सा डेवलपमेंट हुआ। जैसे कि आपका थोड़ा शेप दिया गया, उसमें थोड़ा उसको पॉलिश किया गया थोड़ा सा, तो बस ये थोड़ा डेवलप हुआ। और जो आपका साइड्स है, इसमें आपको कहाँ देखने को मिलेगा? आपको मिडिल पैलियोलिथिक एज तुंगभद्रा रिवर के पास, नर्मदा रिवर के पास, ये सब के नदी के पास आपको देखने को मिलेगा मिडिल पैलियोलिथिक एज का साइड्स। अच्छा, अब आते हैं अपर पैलियोलिथिक। अपर पैलियोलिथिक जो है, इसमें ह्यूमन डेवलप होना स्टार्ट हुआ था। कहा जाता है अपर पैलियोलिथिक के जो लास्ट फेज था, जब अब आइस एज ख़त्म हो रहा था, मतलब अपर पैलियोलिथिक से आइस एज ख़त्म होना स्टार्ट हुआ। अपर पैलियोलिथिक में क्या होता है कि आइस जो होता है डिक्रीज़ होना शुरू होता है, मतलब मेल्ट होने लगता है, ग्लेशियर पिघलने लगता है, आइस मेल्ट होने लगता है। इसके वजह से क्या होता है, ह्यूमिडिटी बढ़ने लगती है, नमी जो है बढ़ने लगती है, गर्म होने लगता है, पूरा वार्म हो जाता है, क्लाइमेट में बहुत बड़ा चेंज देखने को मिलता है अपर पैलियोलिथिक एज में। और क्या होता है, यहाँ होमोसेपियंस दिखना स्टार्ट होता है, मतलब इसी अपर पैलियोलिथिक एज में हम लोग पहला होमोसेपियंस देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे टूल्स भी बहुत फर्निश्ड हो जाते हैं, टूल्स में भी बहुत बड़ा डेवलपमेंट देखने को मिलता है। और यहाँ के लोगों को मतलब जो अपर पैलियोलिथिक एज में एविडेंस मिला है वो ऐसा है कि वो लोग जो एनिमल्स के बोन्स होते हैं, जो टूल्स उसका टूल्स बनाना, मतलब हड्डियों का टूल बनाना, ये एविडेंस हमें मिलता है आंध्र प्रदेश में, यहाँ पे मिलता है। तो इससे पता चलता है कि वो लोग बोन्स का टूल्स भी यूज़ करते थे। सोन वैली जो रिवर है वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। अपर पैलियोलिथिक एज में हमें और क्या क्या देखने को मिलता है? टूल्स बहुत सोफिस्टिकेटेड बनने लगे थे। टूल्स में काफ़ी डेवलपमेंट देखने को मिलता है। जैसे ब्लेड्स बनना स्टार्ट होता है, पत्थर को इतना घिसा जाता है, इतना प्लेन किया जाता है कि वो एज अ ब्लेड उसको यूज़ कर सके। फिर बीवरिंग्स एक टूल बनता है जिसको आप आज के स्क्रू ड्राइवर से कंपेयर कर सकते हो, इसलिए क्योंकि किसी चीज़ को छेद करना हो, इस वजह से स्क्रू ड्राइवर जैसा दिखने में बीवरिंग्स होता था। अच्छा, अपर पैलियोलिथिक एज में हमें एनिमल डोमेस्टिकेशन के भी एविडेंस मिले हैं। जिन जिन जगहों से मिले हैं उन जगहों में एनिमल्स का बोन्स मिला है। इससे ये पता चलता है कि वो लोग एनिमल्स को अपने साथ मतलब पालना सीख गए थे। अच्छा, और हमें क्या मिलता है अपर पैलियोलिथिक एज में? देखिए, आपको ऑस्ट्रिच का जो एक सेल्स होता है
वो हमें बहुत जगहों से मिलता है। इससे क्या पता चलता है कि तब के लोग या तो ऑस्ट्रिच पालते थे, और तब सबसे बड़ा बात, भारत के जितने जगहों में हमें ऑस्ट्रिच का एक्सेल्स मिलता है, इससे हमें ये पता चलता है कि तब भारत में ऑस्ट्रिच हुआ करता था। और एक सेल्स से ये पता चलता है, या तो एक सेल्स तब के लोग एक को खाते थे, ठीक है, इसीलिए वहाँ पे ऐसा भी हो सकता है किसी वजह से ऑस्ट्रिच वैनिस्ड हो गए हो या फिर अभी नहीं हो, लेकिन ऑस्ट्रिच का जो एक सेल्स है वो मिला है। और वो जो एक सेल्स था ऑस्ट्रिच का, वो इतना ज़्यादा मजबूत था कि आप वो एक सेल्स को एज अ मतलब प्लेट, एज अ बोल ऐसा इस्तेमाल कर सकते थे, क्योंकि वो बहुत हार्ड होता था। तो वो ऐसा भी होता है, पता चला, एविडेंस है कि शायद वो लोग एक सेल से कुछ ऑर्नामेंट्स या फिर कुछ चीज़ें ये सब बनाते होंगे। तो अपर पैलियोलिथिक में आप क्या देखने को मिला, लोअर पैलियोलिथिक एज था, जिसमें आइस एज ही चल रहा था, सब कुछ कोल्ड था, ह्यूमन उतना डेवलप नहीं हुआ था, टूल्स भी डेवलप नहीं हुए थे, हंटिंग एंड गैदरिंग करते थे। सेम आपको मिडिल में भी देखने को मिलेगा, सिर्फ टूल्स थोड़ा सा ज़्यादा फर्निश्ड हुआ, मतलब शेप में आया था। और अपर में हम लोग देखते हैं, अपर में पूरा क्लाइमेट ही चेंज हो जाता है, ह्यूमिडिटी बढ़ने लगता है, वार्म हो जाता है, ह्यूमन ब्रेन का डेवलप होता है, डोमेस्टिकेशन आता है, एनिमल्स डोमेस्टिकेशन, उसके बाद सोफिस्टिकेटेड टूल्स बनते हैं, ये सब अपर पैलियोलिथिक में होता है, और आइस एज ख़त्म हो जाता है, ठीक है। ये था अपर, लोअर एंड मिडिल पैलियोलिथिक फेज, ठीक है। इतना तक समझ आया कि प्री हिस्ट्री का चैप्टर है। स्टोन एज का 3 फेज था, पैलियोलिथिक एज का, पैलियोलिथिक एज है, मेसोलिथिक है, नियोलिथिक। पैलियोलिथिक एज का 3 जो फेज था वो हमने कवर किया है, अपर, मिडिल एंड लोअर। इसके बाद हम लोग जाएंगे मेसोलिथिक एंड नियोलिथिक में। एंड स्टूडेंट्स, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप कंटिन्यू रोबोट बन के मत पढ़िए, फिर मत समझिए। जिस जगह आपको बोरिंग फील हो, क्योंकि हिस्ट्री काफ़ी बार कई लोगों को बोरिंग लगता है, हो भी जाता है, चीज़ें समझ नहीं आती, वहाँ पे पढ़ाई स्टॉप कर दीजिए। रोबोट बन के पढ़ने का और देखने का वीडियो कोई ज़रूरत नहीं है। जहाँ समझ में नहीं आएगा वहाँ स्टॉप करके माइंड डाइवर्ट करके कुछ और कीजिए, और फिर जब रिलैक्स हो जाइएगा, माइंड ठीक होगा, फिर वापस आके वीडियो देख के समझिएगा। क्योंकि देखिए, चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है। नोट्स आप खुद बना लेंगे अगर आप का कंसेप्ट क्लियर रहेगा और आप समझ जाएंगे, लेकिन बिना समझे अगर आप सिर्फ याद करके नोट्स लिखने जाएंगे तो एग्ज़ाम के टाइम आप भूल जाएंगे। लेकिन अगर आप समझ लिए अच्छा से तो आपको बाद में बहुत हेल्प करेगा। इसीलिए अगर समझ नहीं आ रहा है अभी, तो अगर पढ़ने का मन ना करे तो बीच में ब्रेक ले लीजिए। और ये जो है, ये सब कीवर्ड्स मैंने लिखा है, यहाँ से आप नोट्स ईज़िली बना सकते हैं, चीज़ों को याद करके, चीज़ों को मतलब याद रख सकते हैं। तो इसीलिए पहले चीज़ों को समझिए क्या क्या हुआ था। तो और अगर समझ ना आए तो फिर कमेंट्स कीजिएगा, मैं और डिटेल से समझाने की कोशिश करूँगी, लेकिन हाँ, समझिएगा ज़रूर। तो अब हम लोग मतलब ये हो गया हमारा वीडियो, थोड़ा लॉन्ग होगा क्योंकि मैं अपर, मिडिल और लोअर पैलियोलिथिक कवर करने के बाद इसी वीडियो में मेसोलिथिक और नियोलिथिक कवर करूँगी, ताकि आपका जो प्री हिस्ट्री, स्टोन एज का जो तीनों पार्ट्स है, जो तीनों एज है, वो एक साथ कवर हो जाए। इसीलिए इसके बाद इसीलिए मैं थोड़ा सा बात कर रही हूँ, ताकि आपको रिलैक्स हो, उसके बाद आप मेसोलिथिक और नियोलिथिक समझें। वैसे इतना कुछ बहुत ज़्यादा खास नहीं है, पर छोटी छोटी चीज़ों को समझना ज़रूरी है। और छोटे छोटे क्वेश्चन बनते हैं कि एग्रीकल्चर कब स्टार्ट हुआ था, डोमेस्टिकेशन का किस एज में देखने को मिला था। फिर ऑप्शंस ऐसे आएगा, अपर पैलियोलिथिक, मिडिल और लोअर। तो फिर आप कंफ्यूज्ड हो जाओगे अगर आपको अपर पता नहीं होगा, मिडिल पता नहीं होगा तो। इसीलिए आपको जानना ज़रूरी है। छोटे छोटे क्वेश्चन बनते हैं, जैसे भीमबेटका रॉक शेल्टर से बनेगा, तो ये सब इसीलिए थोड़ा थोड़ा आपको जानना ज़रूरी है। तो मेसोलिथिक नेक्स्ट चैप्टर में आते हैं, मेसोलिथिक पीरियड। तो मेसोलिथिक का टाइम पीरियड क्या था देख लीजिए। क्लाइमेट वाज चेंज, क्लाइमेट कैसा था, आइस एज ख़त्म हो के पूरा क्लाइमेट ही चेंज हो गया था। वार्म एंड रेनिंग, मतलब गर्म तो स्टार्ट हुआ ही था, साथ में बारिश भी स्टार्ट हो गया, जिसकी वजह से फ्लोरा एंड फोना तब स्टार्ट हुआ। और मतलब क्या हुआ कि इसके वजह से क्लाइमेट में पूरा बहुत मात्रा में चेंज देखने को मिला हर जगह, बट हर जगह सेम नहीं था। देखिए, जैसे कि आपको कहीं पे वार्म
के साइड वार्म देखने को मिलेगा, कहीं पे आपको ड्राई देखने को मिलेगा। जैसे देखिए क्लाइमेट वाज नॉट सेम। बीरभानपुर जो वेस्ट बंगाल में है वहाँ हमें ह्यूज ड्राइनेस देखने को मिलता है, बहुत ज़्यादा। फिर उस सेम देखिए सेम टाइम में दिदवाना राजस्थान हैड हायर रेनफॉल। फिर राजस्थान में क्या देखने को मिलता है, हायर रेनफॉल। फिर ईस्टर्न एमपी क्लाइमेट वाज बिकम वार्म। अब फिर ईस्टर्न यूपी में, ईस्टर्न एमपी में क्या होता है कि क्लाइमेट पूरा गर्म हो जाता है। तो क्या आप देख सकते हैं कि क्लाइमेट कैसे चेंज हो रहा है, कहीं पे ज़्यादा बारिश हो रहा है, कहीं पे पूरा ड्राइनेस है, कहीं पे बहुत गर्मी है। तो ये जो क्लाइमेट चेंज हो रहा था इसके वजह से लोग अपना जो सेटलमेंट है वो चेंज कर रहे थे, एक जगह छोड़ के दूसरे जगह जाना स्टार्ट कर रहे थे। ये हमको इसका हमें ट्रेसेस मिलता है। देखिए स्प्रेड ऑफ सेटलमेंट होता है, जैसे कि हमें राजस्थान का जो बागोर है, यूपी का जो बैलन वैली है, इस सब में हमें ह्यूमन के ट्रेसेस मिले हैं। मतलब कि वो एक जगह से मेसोलिथिक एज के लोगों को कि वो एक जगह से दूसरा जगह स्प्रेड करके जा रहे थे। ठीक है, दे कल्टिवेट एंड डोमेस्टिकेशन। मेसोलिथिक पीरियड में हमें और क्या देखने को मिलता है कि वो प्लांट्स को भी ग्रो मतलब कल्टीवेट कर रहे थे, साथ में आपका डोमेस्टिकेशन भी बहुत अच्छा से चालू हो गया था। डोमेस्टिकेशन करना स्टार्ट हो गया था। डोमेस्टिकेशन करना और क्यों स्टार्ट हुआ था ये भी मैं थोड़ा देर मतलब बाद में बता रही हूँ। केटल जो है डोमेस्टिकेशन के ट्रेसेस हमें कहाँ मिलते हैं, लोतेश्वर एंड रतनपुर एंड एमपी आदमगढ़। ठीक है, यहाँ में क्या मिलता है, केटल का डोमेस्टिकेशन हुआ था उसके ट्रेसेस मिलते हैं। इवन यूपी में जो मिर्ज़ापुर है वहाँ में पॉटरी के ट्रेसेस मिलते हैं। पॉटरी ट्रेसेस मिलना मतलब वो लोग मिट्टी का काम भी, मिट्टी का बर्तन या फिर मिट्टी का यूज़ करना भी पॉटरी का जानते थे। ठीक है, बरियल्स जो है वो हमें कहाँ मिलता है, इवन बहुत जगह में ये भी पाया गया है, दमदमा और महादा, ये दोनों नाम याद रखिएगा, यहाँ पे भी हमें ट्रेसेस मिलते हैं। हंटिंग एंड गैदरिंग, तभी भी मेन जो काम था वो हंटिंग एंड गैदरिंग का ही था, साथ में ऐड होता है फिशिंग एंड एनिमल डोमेस्टिकेशन। मतलब हंटिंग एंड गैदरिंग तो करते ही थे, साथ में फिशिंग भी स्टार्ट किए थे और एनिमल डोमेस्टिकेशन भी स्टार्ट कर रहे थे। मेसोलिथिक एज को मार्क कैसे किया जाता है, ट्रांसिशन फेज इन द मोड ऑफ सब्सिस्टेंस टू एनिमल हस्बेंडरी। ठीक है, मतलब ये जो हुआ था मेसोलिथिक एज पूरा चेंज होके ट्रांजिशन, इसको आप एकदम चेंज हो जाना को ट्रांजिशन कहते हैं। तो ऐसे ट्रांजिशन फेज में पूरा पलट गया था, तो इसको ऐसे मार्क किया जाता है। अच्छा ठीक है, तो मेसोलिथिक एज में भी हंटिंग सबसे बड़ा उनका मेन काम हंटिंग ही था और फूड गैदरिंग। तो हंटिंग के लिए टूल्स भी चाहिए होगा, तो टूल्स कैसा था, माइक्रोलिथ्स। माइक्रोलिथ्स मतलब छोटा, जैसे हम लोग अपर पैलियोलिथिक में देख रहे थे जैसा स्टोन मिला उसी को टूल बना लिया, लेकिन ऐसा अभी मेसोलिथिक पीरियड में ऐसा नहीं है। मेसोलिथिक पीरियड में टूल्स का बहुत बड़ा चेंजेस आता है। टूल्स माइक्रोलिथ्स हो जाते हैं, मतलब स्मॉल हो जाते हैं, शार्प हो जाते हैं। स्मॉल और शार्प छोटे छोटे हथियार बनना यूज़ होते हैं, जिसका अब वो जो स्टोन टूल्स बनते हैं उनका आप साइज़ देखिए, जो स्मॉल होते हैं साइज़ में और शार्प होते हैं 1 सेंटीमीटर से 5 सेंटीमीटर तक, मतलब बहुत छोटे, लेकिन उनका हथियार आपको मेसोलिथिक में देखने को मिलेगा। माइक्रोलिथिक्स जो है उसको 2 भागों में बांटा गया, मतलब जो हथियार बनते थे, एक जियोमेट्रिक फॉर्म में, एक नॉन जियोमेट्रिक फॉर्म में। ठीक है, तो कुछ मतलब जैसे नॉन जियोमेट्रिक फॉर्म में आपको अपर पैलियोलिथिक में देखने को मिला था ब्यूरेंस, जो स्क्रू ड्राइवर की तरह होता था, ब्लेड्स जिसको शार्प बनाया जाता था। और जियोमेट्रिक में जो होता था वो क्वार्टजाइट से बना हुआ, जो पत्थर आपका उससे बना हुआ छोटा छोटा हथियार होता था। ठीक है, अब जो मैं बता रही थी कि एनिमल डोमेस्टिकेशन का जो पार्ट है, इससे मतलब जब मेसोलिथिक पीरियड में लोग बारिश की वजह से या फिर गर्मी की वजह से जब जगह छोड़ के जाने लगे, तो वो अपने साथ ये जो होता है डोमेस्टिक जो करके रखते थे अपने साथ, जिसको पाल के रखते थे, जैसे कि केटल हो गया, इनको इन सबको अपने साथ ले जाते थे, इसीलिए कि ताकि उनको कभी फूड का दिक्कत हो, अगर उनके पास खाना ना हो तो उनका शिकार वो करके मतलब उनका शिकार करके वो खा सके। इसी वजह से उन लोगों ने अपने पास एनिमल को डोमेस्टिकेशन करना भी सीखा, पालना भी सीखा। तो ये था मेसोलिथिक पीरियड। ठीक है, अब फिर से एक बार देख लीजिए, मेसोलिथिक पीरियड का टाइम पीरियड ऐसा था, क्लाइमेट पूरा तरीक़ा से चेंज हो गया था, आइस एज ख़त्म, वार्म एंड रेनिंग स्टार्ट हो गया था, फ्लोरा फौना स्टार्ट हो गया था, हर जगह एक ही तरह का नहीं था। अब यहाँ से क्वेश्चन बनेगा कि बीरभामपुर वेस्ट बंगाल में क्या देखने को मिला था। ठीक है, जैसे आपको एग्जाम्पल दे दिया जाएगा, जैसे यहाँ से आएगा, ये वाला क्वेश्चन आता है, द
दमदमा महादहा में कहाँ हमें बरियल्स देखने को मिला था। आपको ये वाला एमपी का जो आदमगढ़ है, यहाँ पे आपको हमें क्या मिला है, डोमेस्टिकेशन कैटल का ट्रेसेस। ये भी आपको मिलेगा क्वेश्चन में, यूपी के मिर्ज़ापुर में पॉटरी के ट्रेसेस। तो यहाँ से जो छोटे छोटे क्वेश्चन बन रहे हैं ये सब आपको देख लेना, क्योंकि ये सब एमसीक्यू में आएगा ही आएगा। हंटिंग एंड गैदरिंग के साथ फिशिंग भी करते थे, एनिमल डोमेस्टिकेशन भी करते थे। तो कौन से एज के लोग फिशिंग एंड डोमेस्टिकेशन करते थे, उसमें आपको मेसोलिथिक, नियोलिथिक ऐसा ऑप्शन दे दिया जाएगा, या फिर कन्फ्यूज करने के लिए। तो आपको ये सब जानना ज़रूरी है। तो यहाँ से बस छोटे छोटे एमसीक्यू बनते हैं, वही ख्याल रखना है। एक बार ये वाला फिर से रिवीजन कर लीजिएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट पार्ट है हमारा नियोलिथिक पीरियड। इसको न्यू स्टोन एज कहा जाता है। वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं शॉर्ट में थोड़ा समझाने की कोशिश करूँगी। तो नियोलिथिक पीरियड में बहुत ह्यूज चेंज देखने को मिलता है। हंटिंग एंड गैदरिंग की तरफ से लोग शिफ्ट होते हैं आपका डोमेस्टिकेशन, प्रॉपर डोमेस्टिकेशन की तरफ। यहाँ पे क्या देखने को मिलता है, एनिमल डोमेस्टिकेशन एंड प्लांट डोमेस्टिकेशन। ये होता क्या है, देखिए पहले लोग क्या करते थे कि प्लांट को, जो प्लांट होते थे उसको ग्रो करते थे, फिर उससे जो मिलता था वो जितना उगाते थे वो सब खा लेते थे, कुछ बचता नहीं था, कुछ स्टोर करके नहीं रखते थे, ठीक है। उसके बाद उसको प्लांट को फूड कलेक्शन के लिए जितना भी उगाया वो सब खा लिया। ये होता था प्लांट को फूड कलेक्शन के लिए करना। अब प्लांट डोमेस्टिकेशन क्या होता है कि प्लांट आप कुछ उगा के खाए, उसके बाद भी आपका बच जाए, स्टोर हो जाए, उसको डोमेस्टिकेशन कर, मतलब डोमेस्टिकेशन कर कहते हैं कि प्लांट से हमने जितना उगाया वो खाया, और फिर उससे भी कुछ बचा के फ्यूचर के लिए सेव करके स्टोर करके रखना। ये जो फूड डोमेस्टिकेशन होता है यही बाद में जाके प्रॉपर एग्रीकल्चर में डेवलप होता है। पहले लोग क्या करते थे, अपने खाने के लिए सिर्फ प्लांट को उगाते थे, उससे जो मिलते थे एक बार ही खा लेते थे, उसमें कोई सेविंग्स का सिस्टम नहीं था। फिर जब प्लांट को डोमेस्टिकेशन अपने सेल्फ के लिए लोगों ने करना सीखा, तो वही बाद में जाके प्रॉपर जो भी हमारा एग्रीकल्चर है यहीं से डेवलप हुआ, ठीक है। अब आते हैं एनिमल डोमेस्टिकेशन। पहले लोग क्या करते थे, एनिमल को कीपिंग, एनिमल कीपिंग मतलब क्या कि अपने ज़रूरत के लिए, मतलब मुझे किसी से कुछ चाहिए तो मैं उसको पकड़ के ले आऊँगी, फिर उससे काम निपट गया उससे, तो फिर मैं उसको छोड़ दूँगी। मान लीजिए कि मुझे गाय का दूध चाहिए, मुझे बकरी का दूध चाहिए, मुझे किसी जानवर से दूध लेना है, तो मैं क्या करूँगी, उसको पकड़ के ले आऊँगी, उसको अपने पास रखूँगी, और वो जितना दिन मुझे देगा उतना दिन मैं उसको रखूँगी, फिर वो जब नहीं दे पाएगा तो मैं उसको छोड़ दूँगी। इसको कह देते हैं एनिमल कीपिंग। लेकिन ह्यूमन को कब ये रियलाइज़ हुआ कि नहीं, हम इसको डोमेस्टिकेट भी कर सकते हैं, इसको हम पाल भी सकते हैं। जब अपने स्वार्थ के लिए वो लोग ह्यूमन मतलब जानवर को उनके जो नेचुरल हैबिट्स थे उनसे बाहर निकाल के लाके उनका फीडिंग करवाना, उनका ब्रीडिंग करवाना, ये जो उनकी नस्लें आगे बढ़ाना ताकि उनको प्रॉपर अपने साथ रख सके, इसको कहा जाता है एनिमल डोमेस्टिकेशन। मतलब जितना दिन मुझे आपसे एक जानवर को मैं पकड़ के ले आऊँगी, उससे मेरा काम मिट गया, उसको मैंने छोड़ दिया बाहर कि ठीक है तुम मुझे दूध दे रहे थे इतना दिन, ठीक है अभी उसका दूध मुझे नहीं मिल रहा, मैं उसको छोड़ दूँगी, ये एनिमल कीपिंग हुआ। लेकिन मैं जब उसको पालने लगूँगी, उसका ख्याल रखने लगूँगी, उसको ब्रीडिंग करवाऊँगी, उसका मतलब उसको उसके नेचुरल हैबिट से निकाल के अपन डोमेस्टिकेशन करना शुरू करूँगी अपने सेल्फ के लिए, अपने लाभ के लिए, तो इसको हम लोग डोमेस्टिकेशन कहते हैं। जैसे अभी हम लोग गाय पालते हैं, भेड़ा पालते हैं, कुछ भी हम लोग जो सीप, गोट, काव, कुछ भी हम लोग जो जिसका डोमेस्टिकेशन करते हैं वो यहीं से स्टार्ट हुआ था, क्योंकि हमें इनसे फ्यूचर में भी मिल्क चाहिए, फ्यूचर में भी हमें इनका ज़रूरत है, तो इसीलिए इसको कहते हैं एनिमल डोमेस्टिकेशन, ठीक है। तो एनिमल कीपिंग, एनिमल डोमेस्टिकेशन और फूड कीपिंग, फूड डोमेस्टिकेशन में आपको प्लांट डोमेस्टिकेशन में फ़र्क समझ में आया होगा, ठीक है। तो इसके बाद क्या हुआ, अगर एग्रीकल्चर डेवलप होगा, अगर हमें प्लांट डोमेस्टिकेशन करना जब वो लोग सीख रहे थे, तो उसके लिए क्या चाहिए, उसके लिए उनको एक सेटलमेंट की ज़रूरत है। पहले हम लोग क्या देखते थे कि अपर पैलेलिथिक एज में या फिर लोअर मिडिल सब में हम लोग देख रहे थे कि लोग जो है एक जगह से दूसरे जगह जा रहे थे अपने लाइफस्टाइल, मतलब अपने आप को बचाने के लिए। जैसे बारिश हो रहा था तो हमने देखा कि जगह छोड़ के दूसरे जगह जा रहे, उनके पास प्रॉपर एक घर नहीं था, प्रॉपर एक कोई सेटलमेंट नहीं था कि हम लोग यहाँ रहेंगे। लेकिन अगर आप जहाँ एग्रीकल्चर कर रहे हो, अगर आप कहीं परमानेंट प्लांट उगा रहे हो, वहाँ से आपको फूड चाहिए तो वहाँ आपको स्टे करना होगा। तो जब ये ह्यूमन को रियलाइज़ हुआ तो वो नियोलिथिक एज में आपको ह्यूमन्स का सेटलमेंट देखने को मिलेगा, एक सेडेंटरी लाइफस्टाइल जो है वो देखने को मिलेगा। कैसे, क्योंकि वहाँ पे
घर बनना शुरू होता है। किससे? घर जो वहाँ पे बहुत सारे ऐसे ट्रेसेस मिलते हैं जिससे पता चलता है कि वहाँ घर था। वो जो घर मेड से बना हुआ होता था। मेड मतलब जो घर बनता था मड से, मड मतलब कादा, मतलब कादा बोलते तो कीचड़ जैसा होता है, मड, उससे घर बनाया जाता था मिट्टी से। और वो जो शेप होता था घर का वो कैसा होता था? सर्कुलर एंड रेक्टेंगुलर शेप में घर के बहुत सारे ट्रेसेस मिले हैं जो नियोलिथिक एज से बिलोंग करते हैं। ठीक है, ऐसा उनका घर था। अब जहाँ पे वो लोग घर परमानेंट बनाएंगे तभी उनको रहना पड़ेगा, तभी वो एग्रीकल्चर करके वहाँ से अपना सेटल एक लाइफस्टाइल मतलब स्टार्ट कर पाएंगे। ठीक है, अब जब एग्रीकल्चर स्टार्ट हुआ तो फूड्स भी बहुत बढ़ने लगा, फूड्स का जो कल्टीवेशन हुआ। तो अब जब बहुत सारा फूड्स रहेगा, जो जैसे कि वहाँ क्या क्या उगाते थे हम लोग देखते हैं, बहुत कुछ आपका जो नियोलिथिक पीरियड में है, बहुत कुछ राइस, हॉर्स ग्राम, रागी, ये सब हमें मिलता है देखने को कि वहाँ राइस मतलब चावल, हॉर्स ग्राम मतलब चना, ये सब उगाते हैं वह नियोलिथिक पीरियड में। तो अब क्या होता है कि आप जब बहुत खाना उगेगा तो उसको स्टोर करने के लिए भी एक जगह चाहिए। तो तब क्या बनता है, तब ग्रैनरी जो होता है, मतलब जो आहार भंडार जिसको बोलते हैं, वो बहुत देखने को मिलता है, उसका स्टोरेज। इसके भी ट्रेसेस मिलते हैं। वो फूड स्टोरेज करने के लिए ग्रैनरी बनता है। और उसके बाद क्या आता है? पॉटरी। पॉटरी किस लिए बनता है? ये जो फूड है इसको स्टोर करने के लिए, फिर जो खाना खाने के लिए बर्तन, ड्रिंकिंग, ये सब के लिए, पानी पीने के लिए जो ग्लास, ये सब पॉटरी का तब वहाँ से स्टार्ट होता है। और बहुत सारे ऐसे ट्रेसेस मिलते हैं जब मिट्टी के बर्तन देखने को मिलते हैं नियोलिथिक पीरियड में। ठीक है, फिर भी एग्रीकल्चर स्टार्ट होने के बाद भी वहाँ के हंटिंग उन्होंने छोड़ा नहीं था। हंटिंग फिर भी नियोलिथिक पीरियड के लोग करते थे। तो हंटिंग में कैसा टूल्स होता था? अब पॉलिश टूल्स, बोन टूल्स भी देखने को मिलता है। और टूल्स जो होता है वो बहुत पॉलिश टूल्स होता है। ठीक है, तो ये सब कुछ था छोटा मोटा डिटेल्स जो था आपका नियोलिथिक पीरियड से। अब नियोलिथिक पीरियड्स में जो कुछ साइट्स थे उस साइट्स के बारे में बात करते हैं। बेलूचिस्तान एक ऐसा हिल स्टेशन है, मतलब एक ऐसा आप कह सकते हो वहाँ रहा नहीं जा सकता है, ऐसा जगह है, पहाड़ी साइट्स। तो वहाँ पे भले ही रहा ना जा सके, लेकिन आर्कियोलॉजिस्ट को वहाँ का जो मेहरगढ़ है, आपने नाम सुना होगा, मेहरगढ़ में सबसे बड़ा नियोलिथिक साइट्स और सबसे कल्चर डेवलप नियोलिथिक साइट्स देखने को कहाँ मिलता है? मेहरगढ़ में। ठीक है, बालूचिस्तान का मेहरगढ़। जब नियोलिथिक एज में अब दूसरे साइट्स के लोग सिर्फ मड से बने हुए घर बना रहे थे, तब वहीं मेहरगढ़ के नियोलिथिक साइट्स में मड प्लस ब्रिक्स से, मतलब मड ब्रिक्स जो होता है ईंट के साथ, मतलब मड के साथ ईंट भी मिला के जो बनता है घर, वो घर बनाते थे। और उनका जो दूसरे साइट्स में लोग क्या उगा रहे थे? हॉर्स ग्राम, राइस और रागी। लेकिन नियोलिथिक में, मेहरगढ़ के नियोलिथिक साइट्स में, लेकिन व्हीट, बार्ली, डेट्स, खजूर, ये सब आपका अंजीर, ये सब के भी ट्रेसेस मिले हैं। इसका मतलब वो लोग बहुत एडवांस और बहुत कल्चर थे, उनका ज़्यादा एडवांस था मेहरगढ़ का नियोलिथिक साइट्स। और फिर यहाँ जो है आपका गोट्स, सीप्स, कैटल, ये सब भी डोमेस्टिकेट होता था वहाँ, इनके भी ट्रेसेस पाए गए। पॉटरी बहुत डेवलप था, पॉटरी में यहाँ बहुत कुछ देखने को मिलता है। और इनके जो ग्रैनरी इनके होते हैं, जो व्हीट, बार्ली जो ये लोग रखते हैं स्टोर करके, यहाँ बहुत सारे ग्रैनरी देखने को मिलते हैं जो मड और ब्रिक से ही बने होते हैं। तो आपको मतलब ये जो नियोलिथिक साइड में जो मेहरगढ़ था ये सबसे ज़्यादा डेवलप था। ठीक है, यहाँ पॉटरी के ट्रेसेस भी, हर चीज़ यहाँ दूसरे नियोलिथिक साइट्स के कंपेयर ज़्यादा डेवलप होता है। इसीलिए नियोलिथिक साइट्स को, अच्छा ठीक है, और क्या बोलते हैं, हाँ, ये जो नियोलिथिक मेहरगढ़ का जो बालूचिस्तान है, ये जगह इतना डेवलप था, इसीलिए इसको ब्रेड बास्केट भी कहा जाता है। किसको? बालूचिस्तान को, बेलूचिस्तान को ब्रेड बास्केट भी कहा जाता है। ठीक है, तो बेसिकली हम लोग क्या क्या देखते हैं, क्या क्या होता है नियोलिथिक एज में? एक ह्यूज आपको जो कह सकते हैं चेंजेस देखने को मिलता है। इन्वेंशन ऑफ स्टोन टूल बदल जाते हैं, पॉलिश टूल मिलने लगते हैं, पॉटरी का बहुत ज़्यादा इन्वेंशन होता है। यहीं पे आपको पॉटरी व्हील्स देखने को मिलेंगे इसी एज में। ठीक है, और क्या होता है? सेडेंटरी लिविंग जो होता है, लाइफस्टाइल, वो चेंज हो जाता है। घर बनना शुरू होता है, छोटे मोटे घर, मड के बने हुए घर, मड ब्रिक्स के बने हुए घर देखने को मिलते हैं। एंड एनिमल डोमेस्टिकेशन देखने को मिलता है। तो इसको क्या कहा जाता है? नियोलिथिक रिवोल्यूशन। अब इसको नियोलिथिक रिवोल्यूशन एक आर्कियोलॉजिस्ट, एक इंसान बोलते हैं, आपको उनका नाम बताना है कि किसने कहा था नियोलिथिक
एज को नियोलिथिक रिवॉल्यूशन के नाम से किसने कहा था। ये मैं क्वेश्चन छोड़ती हूँ जो आपको देना होगा कमेंट सेक्शन में, ठीक है। तो ये था हमारा जो नियोलिथिक पीरियड है उसका एक डिटेल्स छोटा सा। और कुछ कुछ साइट्स होते हैं जहाँ आपको बोन्स के टूल्स मिल जाएंगे, और कश्मीर के कुछ साइट्स होते हैं, ठीक है। ड्वेलिंग पिट्स है, ड्वेलिंग पिट्स हम किसको बोलते हैं, ड्वेलिंग पिट्स मैं पिक में दिखाने की कोशिश करूँगी कैसा होता है। एक तरीके का घर बनाया होता है, उसको ड्वेलिंग पिट्स बोलते हैं। वो हमें कश्मीर के बुर्ज होम, गुल्फ कॉल्प, ये सब जगह से देखने को मिलता है। बोन टूल्स भी मिलते हैं पॉलिश्ड, और सबसे बड़ा बात यहाँ हमें ग्रेव्स भी देखने को मिलता है, डॉग, जिसमें डॉग और ह्यूमंस को एक साथ दफनाया गया था। मतलब वो लोग डॉग्स को भी पालते थे और उनको भी वहीं दफनाते थे। ह्यूमन के भी ट्रेसेस मिले हैं, बहुत सारे ग्रेव्स भी मिले हैं। चिरांद जो है वो बोन टूल्स वहाँ, और एक इंडिया में और एक साइड से चिरांद जहाँ आपको बोन टूल्स देखने को मिलेगा। और जो ये जगह है जहाँ राइस कल्टीवेशन देखने को मिलता है, यह है कोल्डीवाहा और मेहरगढ़। यहाँ पे आपको राइस कल्टीवेशन के ट्रेसेस मिलेंगे। तो यहाँ से प्रमाण मिलता है कि यहाँ राइस उगाया जाता था कोल्डीवाहा में भी, ठीक है। तो ये जो नाम है ये सब याद रखिएगा। और ये था नियोलिथिक पीरियड का एक छोटा सा जानकारी। आशा करती हूँ उसमें आपको हेल्प मिलेगा। तो इससे हमारा प्री हिस्ट्री चैप्टर का कंप्लीट होता है। हमने अपर पैलियोलिथिक स्टोन एज में देख लिया, अपर पैलियोलिथिक, मिडिल पैलियोलिथिक, लोअर पैलियोलिथिक देखा। उसके बाद हमने क्या देखा, मेसोलिथिक देखा, नियोलिथिक देखा, ठीक है। अब हम जाएंगे नेक्स्ट चैप्टर में। थैंक